आज मैं आपको कर्मनाशा की हार का चौथा भाग जो है उसे मैं पढ़ाने जा रही हूँ। ज़रा ध्यान से सुनना। तो हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर कुलदीप और फूलमत दोनों जो हैं आपस में प्रेम करने लगते हैं, दोनों भाग जाते हैं। इसके बाद क्या है, उन्हें एक संतान भी होता है। तो इसके बारे में भैरव पांडे को जब पता चलता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। शुरुआत में वे सोचते थे कि उसे जो प्रेम का बुखार चढ़ा है उम्र का दोष है, धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, कुलदीप जो है पढ़ने लिखने में बिल्कुल मन नहीं लगाता था और एक दिन वह क्या किया, एक दिन वह घर से भाग ही निकलता है। पर इतने में फिर एक दिन वह वापस भी लौटा था बीच में। तो उसे क्या है, अपने भाई के प्रति गुस्सा भी था। जब वह भाई लौटा था, उसके पेट में काफ़ी दर्द था, तब वह भाई को वह बहुत समझाता है कि इस प्रकार दादा परदादा नाम का जो है वह उसका बदनाम ना करे। तो आगे हम पढ़ेंगे पेज नंबर 35। ध्यान से सुनो। क्रोध की हालत में भी भैरव पांडे मुस्कुरा उठे थे। मतलब जब वे तो अपना भाई नहीं था घर पर, भाई घर से चला गया था, इसीलिए वह बहुत क्रोधित थे। मगर अपने भाई को देखकर उसके क्रोध रहते हुए भी वह अपने मुख में जो है वह मुस्कुराहट बजाय रखते हैं। झूठे पेट में दर्द था कि आँख में, मतलब आखिर पेट में दर्द था, ये भाई से मिलने के लिए आया था, वही सोचते हैं। कुलदीप का सिर लज्जा से झुक गया था। उसने जो गलत काम किया इसके लिए उसे लज्जा आ रही थी। उसे लगा जैसे एक क्षण का यह भयप्रद जीवन उसकी आत्मा पर सदा के लिए छा जाएगा। एक क्षण के लिए हुआ यह झूठ उसके सारे जीवन को झूठा साबित कर देगा। एक क्षण के लिए झुका यह माथा फिर कभी ना उठ सकेगा। वह झूठ के इस पर्दे को फाड़ डालना चाहता था, किंतु कुलदीप, भैरव पांडे ने आहिस्ते आहिस्ते कहा, तुम गलत रास्ते पर पांव रख रहे हो बेटा। तुमने कभी अपने बाप दादों की इज्जत के बारे में ना सोचा। भैया जो हैं वे अपने भाई को बहुत समझाते हैं कि तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, तुम्हें अपने दादा परदादा के इज्जत के बारे में सोचना चाहिए। बड़े पुण्य के बाद क्या है, तुम्हारे इस परिवार में जन्म हुआ है। भाई इसे कभी मत भूलना कि अच्छे घर में जन्म लेने से कोई बहुत बड़ा नहीं हो जाता। तुम्हारा क्या है, इस खानदान में जन्म हुआ, पंडित के परिवार में जन्म हुआ है, यह बहुत ही नसीब से मिलता है। किंतु इस अवसर को गलत नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। गिरने से बड़ा, मतलब अगर तुम इनकी इज्जत को गिराते हो तो इससे बड़ा पाप कार्य कुछ नहीं होता। कुलदीप को लगा कि तीखे कांटों वाली कोई जीवित मछली उसके गले में फंस गई है। गर्दन को चीरते हुए यदि वह निकल जाए तो वह गनीमत, किंतु यह असह्य पीड़ा तो नहीं सही जाती और न जाने क्यों वह हिचकिचियों में फूट फूट कर रो उठा था। भैया की बात सुनकर वह रोने लगता है। भाई के मन की पीड़ा की कल्पना से उसके लिए कष्टक थी, किंतु उसकी आत्मा अपनी संपूर्ण भाव से जिस वस्तु को वरेण्य समझती है उसे वह एकदम ही व्यर्थ कैसे कह दे। जिस छाया में न जाने क्यों उसे एक अजाने आनंद का अनुभव होता है। मतलब यहाँ पर आनंद क्या है, फूलमत से मिलने पर क्या है, उसे बहुत आनंद का महसूस होता है। वह भला वह कैसे भूल सके। उसे कालिक कह सकना उसे वश की बात नहीं थी और इस कष्ट से भार से उसकी आंखें संभल ना सके। मतलब जिससे उसे आनंद अनुभव होता है, उसे अगर कालिक कहा जाए तो वह उसे बहुत कष्ट दे रहा था। भैरव पांडे भी भाई से लिपट गए थे, उसकी पीठ सहला रहे थे और उसे बार बार चुप हो जाने से कह रहे थे। भैया जो है भाई को संभालते हैं और उसे संभालते हैं। यदि कोई देख ले तो उसके मन में आया और वे कुलदीप को जल्दी जल्दी खींचते हुए एक ओर चले गए। उसको खींचकर घर की ओर, अंदर की ओर ले जा, जिससे कोई और ना देख ले। आंसुओं में क्या है, कुलदीप के आंसुओं में पश्चाताप नजर आ रहा था। वह दिल की कलौज को मांझ डालता है। पांडे ने सोचा था कि कुलदीप अब ठीक रास्ते पर आ जाएगा। पांडे सोचते, ठीक है, जो गलती की अब मेरा भाई जो है वह ठीक रास्ते पर आ जाएगा। उनके वंश की मर्यादा अपमान के तराजू पर चढ़ने से बच जाएगी। भूखों रहकर भी पांडे ने इज्जत के जिस बिरवे को खून से सींचकर तरो ताज़ा रखा है उस पर किसी के व्यंग्य कुठार नहीं चलेंगे। किंतु एक महीना नहीं बीता, पर इस प्रकार के भाई के लौटे एक महीना नहीं बीता कि कुलदीप फिर उस रास्ते पर चल पड़ा। एक महीना बीता नहीं, घर तो लौट आया था, मगर फिर से क्या है, वह उसी रास्ते पर चल गया। वह फिर से फूलमत से मिलने चला गया। छोटे भाई की इस कार्य को छिपकर देखने की पागनी में भैरव पांडे अपनी आत्मा को जलते हुए देखते, किंतु वे विवश थे। तो वे छुप छुप कर क्या करते थे, फूलमत से मिला करते थे।
चैत के दिनों में, तो एक रात की बात कहा जा रहा है, चैत के दिनों की बात कही जा रही है। गर्मी में जली तपी कर्मनाशा किनारे के नीचे सिमट गई थी। नदी का पानी एकदम सूख गया था। नदी के पेट में दूर तक फैले हुए लाल बालू का मैदान, चांदनी में सीपियों से चमकते हुए टुकड़े, सामने के ऊंचे अरार पर धन पलाश के पेड़ों की आरक्त प्याते, बीच में घुघू चाहों और जल विहार करने वाले पक्षियों का स्वर, कगार में नदी तीर तक बने हुए छोटे बड़े पैरों के निशानों की दो पंक्तियां, सिर्फ दो। तो वह देखते हैं 2 पैरों के निशान हैं नदी के तट पर। उस समय वे क्या है, दोनों गुजर रहे थे। कौन? फुलमत और कुलदीप। तो यह दृश्य जो है भैरव पांडे देख लेते हैं। तुम मुझे मझधार में लाकर छोड़ तो नहीं दोगे? उन लोग आपस में बातें करते हैं। मतलब यहाँ पर फुलमत पूछती है, मुझे मझधार में लाकर छोड़ तो ना दोगा? घुटन और शंका में खोए हुए धीमे स्वर, श्यामा की चीरता दर्द भरी आवाज़, एक चुप्पी, फिर हल्काती आवाज़, मैं अपना प्राण दे सकता हूँ किंतु तुमको कभी नहीं। तब कुलदीप ने कहा था कि मैं अपना प्राण दे सकता हूँ तुम्हारे लिए, मगर तुम्हें मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। चांदनी की झीनी परतें सघन होती जा रही थी। इस प्रकार रात हो गई थी। चांदनी रात थी। सुनसान किनारे पर भटकी हुई सन्नाहट की में आवाज़ें का अर्थ खो जाता। कभी हल्के हास्य की नर्म ध्वनि, कभी आक्रोश के बुलबुले, कभी उल्लास तरंग, कभी सिसकियों की सरसराहट। मतलब यहाँ पे कुलदीप और कुलदीप जो है यहाँ पर अपने प्रेमिका के साथ क्या है, नदी के तट पर घूम रहे थे। ठीक है, अब पेज नंबर जो है 36 खोलिए। भैरव पांडे एक बार चांदनी के इस पवित्र आलोक में अपनी क्रूरता पर, निर्ममता पर विचार करने के लिए रुक गए। तो क्या आज तक का उनका सारा प्रयत्न निष्फल था? क्या वे असाध्य को संभव बनाने का प्रयत्न करते रहे? एक क्षण के लिए भैरव पांडे ने सोचा, काश फुलमत अपनी ही जाति की होती। तो भैरव पांडे देखो, फुलमत वैसे अच्छी लड़की थी, तो इसीलिए वह सोचते अगर फुलमत उनकी जाति की होती तो वह उन्हें बहू बनाकर अपने घर पर लाते। कितना अच्छा होता वह विधवा ना होती। अगर वह विधवा ना होती, वह अपनी जात की होती, तो क्या है, वह अपने भाई के साथ उसका विवाह दे देते। संकोच सब कुछ किसी को भी शोभा देने लायक था। एक क्षण के लिए उनकी आंखों के सामने सफ़ेद साड़ी में लिपटी फुलमत की पतली दुबली काया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, जैसे वह आंचल फैलाकर आशीर्वाद मांग रही हो। भैरव पांडे विजड़ित खड़े थे, विमूढ़। तो वे सोचते हैं, मतलब पुराने दिनों में खो जाते, वह सोचते हैं अगर वह फुलमत क्या है उनके घर की बहू होती तो कितना अच्छा होता, अगर वह विधवा नहीं होती तो कितना अच्छा होता, अगर वह अपनी जात की होती तो कितना अच्छा होता। और उसे ऐसा लगता है मानो फुलमत जो है उनके सामने आशीर्वाद के लिए हाथ जोड़े खड़ी हुई है। वह असंभव है। पांडे ने बैसाखी संभाली और नीचे की ओर लग गया। फिर उससे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह असंभव है। कुलदीप, बड़े कर्कश आवाज़ थी पांडे की और वे कुलदीप के ऊपर चीख उठते हैं। दोनों सिर झुकाए सामने खड़े थे। आज पहली बार पाप की साक्षी में दोनों संवेद दिखाई पड़े थे। पांडे फिर एक क्षण के लिए चुप हो गए, फिर दोनों फिर चुप हो जाते हैं। मैं पूछता हूँ, यह सब क्या है? पांडे जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं कुलदीप के ऊपर और चिल्लाते हैं और कहते हैं, निर्लज हो तुम दोनों, दोनों के दोनों, तुम दोनों क्या हो? निर्लज हो। पांडे बढ़कर सामने आए, फुलमत की ओर मुंह फेर कर बोले और फुलमत की ओर देखते हैं, तू इसकी ज़िंदगी क्यों बिगाड़ना चाहती है? तू क्या है, कुलदीप की ज़िंदगी क्यों बिगाड़ी? क्या तू नहीं जानती कि तू जो चाहती है वह स्वप्न में भी नहीं हो सकता है, कभी नहीं। भैरव पांडे जो हैं उसको समझाते हैं, फुलमत को समझाते हैं कि तू जो चाहती है वह ज़िंदगी में नहीं हो सकता, क्योंकि वह क्या है, मल्ला जात की है, विधवा है और ये लोग क्या हैं, पंडित हैं, इसीलिए वह इस घर में कभी भी बहू बनकर नहीं आ सकती। फुलमत चुप थी। पांडे दूने क्रोध में बोले, चुप क्यों है चुड़ैल, बोलती क्यों नहीं? मैं क्यों इनकी ज़िंदगी बिगाड़ूंगी दादा? तो वह उत्तर देती है, फुलमती उत्तर देती, भला मैं उसकी ज़िंदगी क्यों बिगाड़ूं? वह सहसा एकदम निचुड़ गई। मैंने तो कई बार मना किया, मैंने तो उसे कई बार मना किया है, मगर कुलदीप ही नहीं मानता। कुलदीप पांडे दहाड़े, सीधे रास्ते पर आ जाओ,
सीधा अब क्या है, कुलदीप के ऊपर दहाड़ने लगते हैं और कहते, तुमने भैरव का प्यार देखा है, क्रोध नहीं। जिन हाथों मैंने पाल पोस कर तुम्हें बड़ा किया है, उसी से तुम्हारा गला घोंटने मुझे देर न लगेगी। मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है और मेरा क्रोध नहीं देखा, प्यार देखा है ना, क्रोध में मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। दादा कुलदीप हल्काया, हम दोनों, वो कहता है हम दोनों पापी नीच। भैरव पांडे हाथ की 5 उंगलियां कुलदीप के चेहरे पर उभर गई। क्या है, 5 जो उंगलियों का दाग है, निशान, उसके गालों पर थप्पड़ मारकर मतलब एकदम निशाना लगा देते हैं। मैं सोचता था कि तू ठीक हो जाएगा। भैया कहते हैं, मैंने क्या सोचा था, तू ठीक हो जाएगा। पांडे क्रोध से कांप रहे थे। लेकिन नहीं, तू मेरी हत्या करने पर तुल गया। मगर ऐसा नहीं है, तू तो क्या है, मेरी हत्या करने में तुल गया है। वे फुलमत की ओर घूमकर चिल्लाए, क्या खड़ी है डायन, भाग नहीं तो तेरा गला घोंटकर इसी पानी में फेंक दूंगा। चिल्लाकर क्या कहते हैं कि मैं तेरा गला घोंटकर यहीं पानी में फेंक दूंगा। अंधड़ को पीते हुए तृप्ति सांप जैसा स्वर, यह सब मैंने क्या किया था। पांडे चारपाई पर घायल सांप की तरह तड़फड़ाते हुए बुदबुदाए। यह तो कहे और फिर रात भर उसे नींद नहीं आई। उन्हें लगता है उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनकी छाती से सरक कर रामायण की गुटका ज़मीन पर गिर पड़ी थी। मैंने कहा था ना, वे लेटे हुए थे। पहले दूसरे पार्ट में मैंने पढ़ाया था, जहाँ पर उनके छाती पर क्या है, रामायण का गुटका गिर गया था और वे लेटे लेटे ये सब सोच रहे थे। उस पवित्र आराध्य वस्तु को उठाने का उन्हें ध्यान न रहा। कुलदीप दूसरे ही दिन लापता हो गया। जिस दिन थप्पड़ मिला उसके अगले दिन ही क्या है, कुलदीप घर से भाग गया। पांडे अपनी बैसाखी के सहारे दिन भर गांव गिराव को खाक छानते फिरे, किंतु वह नहीं मिला। थककर हारकर पांडे वापस आ गए। वे दिन भर ढूंढते रहे, कई दिनों तक ढूंढते रहे, मगर कुलदीप नहीं मिले। बाप दादों की इज्जत की प्रति कितनी लंबी विशाल बकरी, जिसकी दीवारें मुंह दबाए शांत मजारी के तप की तरह अडिग खड़ी थी, किंतु कितनी सुनसान, डरावनी, निष्प्राण, पिंजर की तरह लगती थी यह बकरी। अब भाई नहीं है यह घर, मानो खाने को दौड़ रहा है। उसका मन काफ़ी उदास हो गया है। चौखट पर पैर रखते हुए पांडे की आत्मा करहा उठी। चला गया। बैसाखी रखकर पांडे आंगन के कोने में बैठ गए। अब वह कभी नहीं लौटेगा। वह सोचता है कि कुलदीप जो गया और वह कभी नहीं लौटेगा। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर हम नेक्स्ट पार्ट जो है वह लास्ट पार्ट होगा, अंतिम भाग जो मैं आपको अगले क्लास में पढ़ाऊँगी।